नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। टीवी 30 इंडिया का चुनावी काफिला आ गया है उत्तर प्रदेश के हाथरस सदर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर आज हम मौजूद हैं। यहां से पूर्व में चुनाव लड़ चुके और अच्छी पोजीशन पर रहे ब्रजमोहन राही जी के साथ हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ समीकरण है हाथरस सदर विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रजमोहन राही जी। राही जी, आपका स्वागत है टीवी 30 इंडिया पर। थैंक यू। राही जी, आप चुनाव लड़े बहुजन समाज पार्टी से और चुनाव हार गए। एक अच्छी स्थिति में रहकर चुनाव हारे, बहुत अच्छी आपने प्रयास किया। क्या लगता है आपको, क्या कमी रह गई थी? देखिए तोमर साहब, जो पिछला चुनाव था वो नीतियों का नहीं था, वो केवल हवा हवाई का चुनाव था। जिस व्यक्ति की 15 दिन में टिकट होती है और 15 दिन में चुनाव जीत जाता है, और मैं पब्लिक के बीच में हमेशा पब्लिक के बीच में रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। और उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर झूठ बोला, झूठ भी इस तरीके से बोला कि लोगों को सच लगने लगा, और सभी लोगों ने उनको वोट देने का काम किया, क्योंकि उन्होंने हवा बनाने का काम किया। और चुनाव हवा से जीते जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग हवा बनाने में कामयाब हुए और वो चुनाव जीत गए। उनका कोई मुद्दा नहीं था, उनका कोई विजन नहीं था, उनका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि वो इस हाथरस विधानसभा के लिए विकास कार्य करेंगे, कोई योजना लाएंगे। उनका केवल हवा हवाई का चुनाव था, केवल झूठे वायदों का चुनाव था। वो चुनाव जीत चुके थे। अच्छा, अगर मान लीजिए उस चुनाव में आप विजयी होते तो आपके कौन से ऐसे जो है किस विजन के तहत आप काम कर रहे थे, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो जीतने के बाद आप जनता के बीच में लेकर आते या करते? देखिए तोमर साहब, इस विधानसभा और इस विधानसभा ही नहीं, इस देश में लगभग 95% लोग गरीब हैं। वो किसी भी जाति धर्म के हो सकते हैं। मेरा मानना था, अगर मैं इस विधानसभा से विधायक का चुनाव जीतता तो मैं सबसे पहले इस हाथरस जनपद के, और हाथरस जनपद में हाथरस विधानसभा में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल आते हैं, मैं उन सरकारी हॉस्पिटलों में एक से एक बढ़िया डॉक्टर उपलब्ध कराता और दवाई उपलब्ध कराता, जिससे कि गरीब लोगों को अच्छा इलाज मिल सके। और एक चीज और, आज हमारे देश में शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है। अगर मैं यहां से विधायक होता तो शिक्षा यहां से बहुत सस्ती होती। यहां पर नए नए कॉलेज खोले जाते, सरकारी कॉलेज खोले जाते, जिनमें उच्च क्वालिटी के टीचर्स रखे जाते, जिससे कि लोगों को, हमारे भाई बहनों को उससे शिक्षा से लाभ हो सके, और वो अपने यहाँ से पढ़ करके निकले तो ये कहें कि भाई हाथरस का ये स्टूडेंट है। जैसे एमजी पॉलीटेक्निकल का नाम होता है, एमजी पॉलीटेक्निकल का बच्चा पढ़ा हुआ वो हमेशा नौकरी पाता है और हाथरस का नाम होता है। इसी तरीके से मैं चाहता था यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए था, और मतलब टेक्निकल इंस्टीट्यूट होना चाहिए था, जिससे कि बच्चे निकलें तो हमारे हाथरस का नाम रोशन करें। जैसे कि अभी वर्तमान में जो विधायक हैं वो भी कह रहे हैं कि अब मेडिकल कॉलेज के लिए वो भी प्रयास कर रहे हैं, तो अब वो भी तो शुरुआत कर रहे हैं। अभी चर्चाओं में है, मीडिया में भी कई बार उनकी जो चर्चा आई है कि अब वो मेडिकल कॉलेज के लिए प्रयासरत हैं। तो अब काम तो वो भी यही कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं, उसके बाद फिर क्यों लोग उन्हें नापसंद करेंगे? देखिए, आज मेडिकल कॉलेज हवा में चल रहा है, न तो अभी नींव रखी गई है, और 3 महीने चुनाव के रह गए। 3 महीने चुनाव के रह गए, केवल उसका नाम भुनाने के लिए मेडिकल का नाम लिया जा रहा है। मेडिकल का हो सकता है ये शिलान्यास कर दें हफ्ते 10 दिन पहले चुनाव से, लेकिन कोई काम नहीं होगा, ना कोई मेडिकल बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से हवा में बात करते हैं इसी तरीके से वो मेडिकल की हवा में बात होगी। मेडिकल कोई बनने वाला, क्योंकि ये बनाएंगे ही नहीं। आज आप देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं तोमर साहब, 2020 में कोरोना काल आया। 2020 में जब कोरोना काल आया, इनके पास सबसे सस्ती चीज होती है, वो होती है ऑक्सीजन। इनको ऑक्सीजन नहीं मिली। हमारे हाथरस जनपद के तमाम लोग काल के गाल में समा गए, इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। और हाथरस ही नहीं, पूरे प्रदेश में लोग मरे। 2021 में इसी तरह से कोरोना काल का समय आया, तमाम लोग मारे गए। मेरे बराबर में एक बैंक कॉलोनी है, वहां पर 7-7, 8-8 बॉडियां एक एक दिन में खत्म हुई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। और न कोई एम्बुलेंस थी, न कोई ऑक्सीजन थी, और ना ही कोई दवा थी। आप ये मान लीजिए, जब इन पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है तो ये दवा क्या देंगे? आज सरकार बिल्कुल बेकार है, ये अपने वादों पर फेल है, और ये सरकार कभी गरीब का भला नहीं कर सकती। ये चंद लोगों का भला कर सकती है, जो इस देश को चलाने वाले 2-3 पूंजीपति हैं, चाहे वो अडानी से ही, अंबानी से ही। आज आप देखिए, कोयले का बहाना दिया जा रहा है।
कोयला भरपूर मात्रा में, लेकिन इस बिजली विभाग को बेचने की तैयारी है। बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं उनसे पूछिए, उनको मालूम है कि राई जी हमारा ये विभाग जा रहा है, और जा रहा है तो आप ये मान लो बहुत बुरा हाल है, और आगे आने वाले समय में स्थिति बद से बदतर होने वाली है। अच्छा, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हैं या भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, तो अब किस पार्टी को वोट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे तो क्या बसपा को वोट करेंगे लोग? देखिए तोमर साहब, मैं ये नहीं कहता हूं किसको वोट करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अगर कहीं वोट पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कहीं वोट पड़ेगा संविधान के नाम पर, वोट पड़ेगा आरक्षण के नाम पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इस देश से आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। इसलिए अगर इस बार एससी बीसी और माइनॉरिटी चीज का, और हमारे क्या नाम है, मतलब 15% हमारे जनरल समाज के लोग आते हैं, जिनमें गरीब लोग हैं, क्योंकि गरीब की कोई जाति नहीं होती है, गरीब का कोई धर्म होता है, गरीब हर जाति और हर धर्म में है। उन सब का वोट पड़ेगा भाजपा के खिलाफ में, तो इस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट पड़ेगा, यह मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं। अच्छा, समाजवादी पार्टी से प्रेम, क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से आगे आने वाले चुनाव में प्रत्याशी हो सकते हैं आप? देखिए तोमर साहब, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं आज तक। मैं बहुजन समाज पार्टी को रिजाइन दे के आया, लेकिन मैं आज तक किसी पार्टी का कोई सदस्य नहीं हुआ हूं। लेकिन अगर, क्योंकि समाजवादी पार्टी की नीतियां मुझे पसंद है, समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, उनसे सर्व समाज के लोगों को फायदा हुआ और उनको फायदा हुआ। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी से कौन चुनाव लड़ने आएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो भी व्यक्ति आएगा, उस भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति से नाराज होकर के अगर कहीं वोट जाएगा, तो वो जाएगा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, चाहे वो कोई भी हो सकता है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत की आप बात कह रहे हैं हाथरस सदर विधानसभा से। आपने ये भी कहा कि आप जो है, आपका कोई अभी आप किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी आपको मौका देती है तो क्या आगे आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव मुझे हाथरस विधानसभा से प्रत्याशी बनाते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा, और स्वागत के साथ साथ ही इस हाथरस विधानसभा से, सदर विधानसभा से सर्व समाज का आशीर्वाद लेकर के, सर्व समाज का प्यार और मोहब्बत लेकर के, वोट लेकर के मैं यहां से जीत करके उनकी झोली में इस सीट को डालने का काम करूंगा। क्योंकि एक जाति एक धर्म से कभी चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। जिस व्यक्ति को सर्व समाज का वोट मिलता है, वो व्यक्ति चुनाव जीतने का काम करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से सर्व समाज का व्यक्ति नाराज है, दुखी है, पीड़ित है, उसको रोजगार नहीं है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। आज त्योहार का समय है, त्योहार के आप एक बात बताइए, मध्यम वर्ग का व्यापारी, चाहे वो गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, व्यापारी होता है। व्यापारी की कोई जाति नहीं होती है। व्यापारी आज परेशान है, व्यापारी का व्यापार नहीं चल रहा है, गरीब का चूल्हा नहीं जल रहा है, पैसा है ही नहीं लोगों के पास। और आप अच्छा एक चीज बताइए तोमर साहब, लोगों के जब पास पैसा नहीं होगा, लोग बाजार काहे को जाएंगे? और व्यापारी जब माल खरीद के लाएंगे बड़ी बड़ी कंपनियों से, जब उनका माल ही नहीं बिकेगा, तो अब वो उस माल को रख के क्या करेंगे? भाई एक बात बताइए, किसान का आलू मिट्टी के भाव जा रहा है, किसान का धान मिट्टी के भाव जा रहा है, एमएसपी दे नहीं रहे। भाई किसान कम से कम 9-10 महीने हो गए धरने पे बैठे हैं। किसानों की आपने किसानों के कानून बना दिए। भाई किसानों से तो पूछ लो, ये कानून आपके फायदे के हैं या नुकसान के? जब आपने इनके कानून, जब वो कह रहे हैं कि हमारे ये 3 कानून बनाए हैं गवर्नमेंट ने, ये हमारे विरोध के कानून है, तो उनको हटा देना चाहिए। रोज आप देख रहे होंगे, रोज कोई ना कोई किसान मर जाता है क्योंकि अभाव में। और है क्या है, अभी आप लखीमपुर की घटना दीजिए, क्या आप देख लीजिए, अभी आप गोरखपुर की घटना देख लीजिए। हो क्या रहा है? ये रहा है कि यहां पर बड़े पैमाने पर लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। व्यापारी लोग अपना पलायन कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि यहां पर व्यापार है। व्यापार के नाम पर जीएसटी का डंक है, जो नासूर का काम करता है, जो कैंसर का काम करता है। जगह जगह जीएसटी देने से बहुत नुकसान होता है। और आप देखिए गैस क्या रेट है, 300 रुपए से 1000 रुपए पहुंच गई, पेट्रोल 103 104 पहुंच गया, डीजल 100 के पास पहुंच गया। कहां ले जाना चाहते हैं? गरीब आदमी महंगाई से परेशान है। इस सब का जवाब
क्योंकि देखो पब्लिक के पास केवल एक होता है, वो वोट रूपी हथियार होता है। उस वोट रूपी हथियार को वो सही समय पर इस्तेमाल करता है। आज वो शांत है, आज वो गरीबी झेल रहा है, आज वो क्या नाम है जितने भी जन हैं उनको झेल रहा है महंगाई के, लेकिन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अपना वोट कास्ट करेगा, और कहीं वोट कास्ट करेगा और वोट देने जाएगा तो उसके मन में महंगाई आएगी, उसके मन में लाचारी आएगी, उसके मन में गरीबी आएगी, और इसका बदला लेने के लिए वोट देगा वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे कि आप पूर्व में चुनाव लड़े, दलित समाज का वोट आपको भरपूर मात्रा में मिला, बड़ा उनका प्रेम मिला। अब आपको क्या लगता है, अब के जो हालात हैं, इस हालात को देखते हुए क्या वो दलित समाज बहुजन समाज पार्टी को ही वोट करेगा, या फिर जो है अब एक नई दिशा देखने को मिल रही है चंद्रशेखर रावण के उसमें वो भी कह रहे हैं, आरक्षण की बात को लेकर कह रहे हैं, तो क्या वहाँ जाएगा या इन दोनों से हटकर किसी तीसरे व्यक्ति को देखेगा? देखिए, दलित समाज वोट के मामले में बहुत होशियार है। दलित समाज वोट के मामले में बहुत होशियार है। मैं ये नहीं कहता कि 100 में से 100% वोट समाजवादी पार्टी को दे देगा, लेकिन मैं आपको यह बात बता रहा हूं कि दलित समाज हवा का रुख पहचानना जानता है। वो ये जानता है कि मेरा वोट खड्डे में जाएगा या मेरा वोट कारगर होगा। इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश से आरक्षण को खत्म करने वालों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दलित समाज वोट कास्ट करेगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दलित समाज के लोग कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप जगह जगह जाइए, गांव में आप भ्रमण करिए, आपको लोग बता देंगे, क्योंकि हमें इस देश का संविधान बचाना है। इस देश का संविधान बचाने के लिए केवल एक ही उपाय है, इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना, और उसके लिए हमें चाहे दुश्मन से भी समझौता क्यों ना करना पड़े, छोटे छोटे दुश्मनों को एक होना पड़ेगा। बड़े दुश्मन से लड़ाई लड़ने के लिए छोटे छोटे दुश्मनों को, चाहे हमें आपस में कितनी भी दुश्मनी क्यों ना सही, लेकिन बड़े दुश्मन को मारने के लिए हमें आपस में समझौता करके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करना होगा। हाथरस में कौन सी ऐसी वो जो है आपने चीज़ों पे गौर किया है जो अब यहाँ पे बदली जानी जरूरी है, जो अभी विधानसभा के चुनाव जीत के जो विधायक आए थे जिन्होंने नहीं की, जो की जानी बहुत आवश्यक थी? देखिए, सबसे पहले बात यह है तोमर साहब कि हाथरस में अगर कोई घटना होती है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है, अगर कोई कैजुअलिटी होती है, तो बागला हॉस्पिटल में ले जाने के बाद सबसे पहले रेफर का काम होता है, क्योंकि वहाँ डॉक्टर नहीं है। अब डॉक्टर भरपूर मात्रा में बागला हॉस्पिटल में होंगे तो रेफर क्यों होंगे? क्योंकि उनकी भी मजबूरी है डॉक्टरों की। भाई सरकार यहाँ पर डॉक्टर नियुक्त नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? भाई भर्तियों के खिलाफ है, डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो रही है। और डॉक्टरों की भर्ती छोड़ो तोमर साहब, किसी भी विभाग में भर्ती नहीं हो रहे, ये सरकार नौकरी के खिलाफ है, नियुक्तियों के खिलाफ है। ये सरकार नौकरियां छीनने वाली है, ये नौकरियां देने वाली नहीं है। आपने देखा होगा लखनऊ के इको गार्डन में तमाम बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं। इस सरकार की जू नहीं रहेंगी है कान पर। वो बेचारे किस धर्म के, किस जाति के हैं, लेकिन वो सबसे पहले छात्र हैं, वो स्टूडेंट हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं, अपनी नौकरी मांग रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। इसलिए इस सरकार से उम्मीद मत करिए। जो दूसरी सरकार आएगी वो यहाँ पर डॉक्टर भी उपलब्ध कराएगी और यहाँ पर सेवा भी उपलब्ध कराएगी। आपने देखा होगा, आज आप हाथरस के विधानसभा में, क्योंकि मैं हाथरस विधानसभा की बात करना चाह रहा हूँ आपसे, केवल हाथरस विधानसभा में किसी भी रोड पर जाइए आप, किसी रोड पर आपको रोड नहीं मिलेगी, गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। चाहे सासनी से आप क्या नाम है इगलास रोड हो, चाहे वो सासनी से विजयगढ़ रोड हो, चाहे वो सासनी से हाथरस जंक्शन रोड हो, चाहे वो सासनी से जलेसर रोड हो, चाहे वो हाथरस से जलेसर रोड हो, चाहे वो क्या नाम है जितने छोटे छोटे रोड हैं, जितने लिंक रोड हैं, जितने हमारे हाथरस को जोड़ने वाले रोड हैं, वो सारे रोड गड्ढा मुक्त आज तक नहीं हुआ, न होगा। क्योंकि ये केवल उसमें मिट्टी भर देते हैं, इनके जो बेलदार होते हैं वो मिट्टी भर रहे हैं और उसका फोटो खींच, मिट्टी भरी, उसके ऊपर काली सी गिट्टी डाली तेल में मिला करके, और एक दिन चलती है, उसके बाद में फिर उगड़ जाती है। ये केवल लूट तंत्र है, कोई काम नहीं हो रहा है, गड्ढे ही गड्ढे, और सड़क के नाम पर कोई सड़क नहीं बनी है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं तोमर साहब, आज की स्थिति परिस्थिति बहुत ही भयानक है। आज आप जाएंगे हॉस्पिटलों में, आप ये मान लीजिए कि मैं रोज जाता हूं लोगों के बीच में, ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जिस गांव में 100-100, 200-200 लोग डेंगू बुखार से पीड़ित ना हो। सरकारी हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, सरकारी हॉस्पिटलों में दवाई नहीं है, व्यवस्था नहीं है, लोग प्राइवेट में जा रहे हैं।
प्राइवेट में जाते हैं तो प्राइवेट वालों ने उनकी हालत खराब कर दी है। किसी का 1 बीघा बिक गया, किसी का 2 बीघा बिक गया, किसी का जेवर बिक गया, किसी का तो आप ये मान लो लोगों को खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, खून बिना पैसे के मिलता नहीं है। आज भयावह स्थिति है, इससे ज्यादा स्थिति मैंने कभी नहीं देखी। आज बहुत बुरा हाल है। मेरा सरकार से निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है, इसको तत्काल रोका जाए, व्यवस्था की जाए, दवाई की व्यवस्था की जाए, डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए और इस महामारी से बचने के लिए हमारे सम्मानित भाइयों को, हाथरस विधानसभा के लोगों को बचाया जाए। क्योंकि ये किसी बीमारी जब होती है न तो किसी की जाति देख के होती है, न किसी का धर्म देख करके होती है। इसलिए हमारे सम्मानित लोगों को, माताओं बहनों को बचाने का काम किया जाए। मैं उन लोगों से भी, बुद्धिजीवियों से भी निवेदन करूंगा कि अपना अपना ब्लड डोनेट करके उस हमारे जरूरतमंद लोगों को क्या नाम है उनको दिलाने का काम करें, जिससे कि हमारे आमजन बच सकें। सबसे अंत में हम चाहेंगे कि जो हाथरस सदर विधानसभा क्षेत्र के हमारे दर्शक हैं उनके लिए कोई संदेश आपका। मेरा संदेश यही है आदरणीय तोमर साहब कि आज की स्थिति में जो हाथरस में स्थिति खराब है उस पर चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। राजनीति से अलग हटके, धर्म से अलग हटके, किसी भी पार्टी से अलग हटके हमें लोगों का सहयोग करना चाहिए, हमें लोगों का उपचार कराना चाहिए और उन्हें जीवन देने का काम करना चाहिए, हमें उनकी मदद करने का काम करना चाहिए। मैं हाथ जोड़कर अपने सभी हाथरसवासियों से निवेदन करता हूं कि आज भयानक स्थिति में हम एक दूसरे के साथ खड़े होकर के उनका साथ दें, क्योंकि ये स्थिति किसी के भी साथ हो सकती है। हमें आज हम जिम्मेदार नागरिक बने और अपने हाथरस विधानसभा के तमाम जिम्मेदार लोगों को, जो हमारे लोग डेंगू बुखार से पीड़ित हैं, उनकी मदद करें। इसी में हमारे हाथरस की और हाथरस विधानसभा की सम्मानित लोगों की भलाई है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजमोहन राय जी, जो आपने हाथरस विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। हमारे साथ मौजूद थे आज जो है ब्रजमोहन राय जी, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हाथरस सदर विधानसभा से जुड़ी। उन्होंने ये भी बताया कि किस पार्टी को लोग वोट करेंगे और दलित समाज के लोग भी अब क्या मन बना रहे हैं, उसको भी लेकर उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई।